Yes, hello student. I am Pawan Gupta. Welcome in Pawan Math classes. आज हम कुछ वेन डायग्राम पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनको हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे जो वेन डायग्राम से ही बेसिकली हमने अचीव किए हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे टैकल करते हैं उनके लिए हम कुछ आपको पहले फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले टू सेट्स के रिगार्डिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये 10 हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये टू सेट्स के रिगार्डिंग में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम 3 सेट्स के रिगार्डिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके बाद इन पर बेस्ड जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम किस तरीके से टैकल करते हैं, आज का हमारा यही पर्पज़ है। करेक्ट। तो ये क्या है, बेसिकली नाउ वी आर रीडिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में सेट्स की क्या यूटिलिटी है इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला बहुत ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप बड़े अच्छे से जानते होंगे एन का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी में जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको हम सबट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूले प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आगे जाके आपको एक प्रोबेबिलिटी भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये 10th वाली प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होती जाएगी प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। तो सेट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई करेंगे। ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा फैक्ट अप्लाई होता है सेट्स में, तो प्रोबेबिलिटी में तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को हमें देखना है। तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ, कहाँ से आया निकल करके। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, जब तक हम लॉजिकली नहीं पढ़ते हैं बात नहीं बनती है हमारी। तो देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये कैसे हमने बनाया है। ठीक है, एक ये है सेट, दूसरा ये है सेट, ये ए है और ये बी है। करेक्ट। ए और बी दो सेट्स हैं, हमें यूनियन की बात करनी है। हमने यहाँ पर क्या किया, सपोज एन ऑफ ए स्मॉल ए मान लिया एंड एन ऑफ बी जो है वो हमने स्मॉल बी मान लिया एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने सी मान लिया। हमने एन ऑफ ए को ए माना है, एन ऑफ बी को बी माना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सी माना है। अब ये वैल्यू हम इसमें यूज करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं देखते हैं भाई। एन ऑफ ए बी सी, सबसे पहले इंटरसेक्शन हमने प्लेस किया, ये सी है। ए टोटल जो है वो हमारा ए है, पूरे ए में एलिमेंट्स ए हैं। करेक्ट। सी हमने यहाँ लिख दिए। तो जो इधर हमारा ये पोर्शन बाकी रह गया इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, ए माइनस सी लिखना होगा। ये जो पोर्शन रह गया लेफ्ट इधर वाला, टोटल बी है, बी में एलिमेंट्स, तो हमने ये लिखना है बी माइनस सी। इस तरीके से हमने सभी एलिमेंट्स की एंट्री कर दी। अगर हम ये मान लेते हैं कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए हैं, बी के अंदर स्मॉल बी एलिमेंट्स हैं और दोनों में कॉमन एलिमेंट सी हैं, तो ये हमने लिख दिए भाई। अब आपसे कोई कहे कि यहाँ लिखिए ए यूनियन बी, तो बेटा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। ए यूनियन बी सारे एलिमेंट कर दीजिए कंबाइंड, तो ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ इस सी से तो ये सी आप काट देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। और ए आपने देखा है कितना होता है, एन ऑफ ए लिया है आपने, ये आपने एन ऑफ बी रखा है और ये आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रखा हुआ है। तो ओवरऑल आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाती है एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक
फार्मूला तो हम ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अगर लॉजिकल हमारे अंदर एक टेक्निक है कि ये किस तरीके से ये फार्मूला आया है तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसका बहुत बेनिफिट रहेगा। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर आपके सामने वेन डायग्राम की हेल्प से डिराइव करने की कोशिश भी की है। करेक्ट। पहला फैक्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरे में हमने क्या लिख रखा है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। आपको पता है डिसजॉइंट सेट का मतलब टू सेट्स विच आर नॉट हैविंग एनीथिंग एज कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें तो हम क्या कहेंगे, उन्हें डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं तो जो हमारा डायग्राम बेसिकली बनेगा वो कुछ इस कैटेगरी का बनेगा। एक सेट हमने ए बना दिया और एक सेट ये बी बना दिया, इसमें कहीं कुछ कॉमन हम नहीं दिखा सकते हैं, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं इनमें। तो ये हमने ए को सेट किया है, ये बी को सेट किया है। अगर अब हम आपसे कहते हैं कि राइट एन ऑफ ए यूनियन बी, तो बेटा आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप एन ए लिख देंगे प्लस एन बी लिख देंगे। भैया ए और बी दोनों के एलिमेंट कंबाइन कर दिए, यहाँ कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, यहाँ तो बार बार ये दोनों में था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम था। तो इसके अंदर सीधा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। बट ये कब रहेगा, ये तो हमारा कोई कंडीशन नहीं है। और ये हमारी कब है, जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के बराबर है। अगर हमारे सेट डिसजॉइंट सेट हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगी। तो बेटा इस तरीके से आपको पहला प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था, फैक्ट, एंड दूसरा फैक्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। अब थर्ड पॉइंट हमने लिखा है एन ऑफ ए यूनियन बी always greater or equal to n of a and n of a union b always greater or equal to n of b। और इसी तरीके से हमने लिखा हुआ है n ऑफ, ये यहाँ पर थोड़ा सा हमने ओनली b लिख दिया है, ये बेसिकली क्या होगा n ऑफ b रहेगा, ठीक है। एंड n ऑफ a यूनियन b इट इज़ लेस और इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल। इसका क्या मीनिंग है भाई, समझने की कोशिश कीजिए। दो सेट का अगर आप यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो वो इंडिविजुअल के बराबर तो हो सकता है अगर सेकंड सेट हमारा एम्प्टी है तो, अदरवाइज वो इंडिविजुअल सेट से बड़ा ही होगा। जैसे एक तो सेट ये दे दिया जाए ए और दूसरा सेट आपको फाई कह दिया जाए और आपसे कहा जाए ए यूनियन बी कैलकुलेट करो। हमने बी को यहाँ पर क्या लिया है, फाई लिया है, तो ए यूनियन बी उस सिचुएशन में तो ए रहेगा। तो भैया यहाँ पर जो ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो बेसिकली एन ऑफ ए के बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ये फाई नहीं दें, नॉन एम्प्टी सेट कोई दे दें, चाहे कॉमन हो या ना हो, मान लो हमने ये दे दिया, सपोज यहाँ कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब अगर हम ये पूरा पोर्शन शेड करते हैं तो ये पूरा पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है वो डेफिनेटली एक पोर्शन से तो ज़्यादा आएगा ही आएगा भाई। ये तो एन ऑफ ए है केवल जो हमने रेड से दिखाया है, और जो कंप्लीट हम दिखाएंगे अभी, हम अगर ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ए यूनियन बी जो है हमारा वो बेसिकली ये होता है, ये ए है और ये बी है, तो ये जो कंप्लीटली बन के आएगा ये होगा ए यूनियन बी। तो ये कंफर्म है, यहाँ से ये पूरा रेड वाला पोर्शन इस रेड से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो पक्का किससे बड़ा होगा, हमारा किससे बड़ा होगा, एन ऑफ बी से भी बड़ा होगा। बराबर कब आ सकते हैं, जब एक सेट इनमें फाई के बराबर हो। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमने ये लिखा है कि यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल। इन दोनों सेट का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल से कभी बड़ा तो नहीं हो सकता है, नेवर। हमेशा ये यूनिवर्सल के बराबर तो मतलब बड़ा नहीं हो सकता यूनिवर्सल से छोटा ही होगा। अब प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि हमने यहाँ ये भी लिखा है कि इक्वल भी होता है। क्या आप बता सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल किस सिचुएशन में होगा? थिंक करो, सोचो। यहाँ पर दो सेट का यूनियन यूनिवर्सल कब हो सकता है? वैसे तो ये यूनिवर्सल से लेस ही होगा, बट ये कभी कभी यूनिवर्सल भी हो सकता है। कब हो सकता है? थिंक कीजिए। अगर आप थिंक कर रहे होंगे तो आपको बड़ी जल्दी से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर एक सेट ए ले लिया जाए
और दूसरा सेट जो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए। ये जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा और ये सेट जो है वो ए होगा। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो पक्का आपको ये सब कुछ ही मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ आ जाएगा। तो दो सेट का यूनियन यूनिवर्सल के बराबर तभी हो सकता है जब वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो, कॉम्प्लीमेंट सेट हो। अदरवाइज यूनियन इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि दो सेट का यूनियन इंडिविजुअल से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, बट यूनिवर्सल के लेस और इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपने अपने 3 पॉइंट्स का कंफर्म कर लिए हैं, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होती है, अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी हमारी। उसके बाद हमने देखा यूनियन की वैल्यू, जो ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी यूनिवर्सल तक जा सकती है, अदरवाइज ये यूनिवर्सल से कम ही आएगी। तो ये 3 फैक्ट आपके बिल्कुल कंफर्म है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब 4th पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू एन ऑफ ए एंड ऑल्सो इट इज़ लेस और इक्वल टू एन ऑफ बी। यहाँ भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके 2 सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, ये इसका कॉमन पोर्शन है। क्या भैया आप बता सकते हैं ये कॉमन पोर्शन कभी ए से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं बड़ा हो सकता है। ये कॉमन पोर्शन कभी बी से बड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो पक्का एन ऑफ ए से भी छोटा आ रहा है और एन ऑफ बी से भी आ रहा है। बट एक प्रॉब्लम हमने यहाँ ये भी लिखी हुई, हमने तो यहाँ लेस और इक्वल का साइन लगाया हुआ है। एन ऑफ ए भी है और एन ऑफ बी भी है। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वल क्यों लगा दिया भाई, इंटरसेक्शन तो कभी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता, कभी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, इक्वल कब हो सकता है? हो सकता है अगर दोनों सेट हमारे सेम हो। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, एन ऑफ ए आ जाता है या एन ऑफ बी आ जाता है, उस सिचुएशन में बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आइदर लेस और इक्वल टू एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, और इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। ये इक्वल से किस सिचुएशन में है, वेन एवर ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट्स। जैसे आपने यहाँ देखा था यूनियन 2 का यूनिवर्सल सेट के बराबर कब है, वेन एवर योर सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से दोनों का इंटरसेक्शन सेट्स के बराबर कब है, जब दोनों ही सेट्स इक्वल हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाने चाहिए, कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने अच्छे ये पॉइंट तैयार होंगे, जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी इन पॉइंट्स पर, उतना ही आप जल्दी से अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टैकल कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम 5th पे, एन ऑफ ए माइनस बी एंड एन ऑफ बी माइनस ए। ये दोनों हम एक ही साथ टैकल कर सकते हैं, कहीं कोई ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर हम किसी बच्चे से कहें कि बेटा ए माइनस बी को आप ज़रा सेट कीजिए, तो आपको मिनट नहीं लगेगा, वेन डायग्राम में बना देंगे। करेक्ट, ये आपने बना दिया एन ऑफ ए माइनस बी। और हम कहें कि इंटरसेक्शन कितना होता है, तो जो हम रेड से आपके सामने बना रहे हैं ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एन ऑफ ए है ये किसके बराबर है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपके पास एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। करेक्ट, तो ये आपने देख लिया है कि एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसी तरीके से आप बी माइनस ए के रिगार्डिंग सोच रहे होते तो भी बड़े आराम से आप कर सकते थे। ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। अब आपने केवल ये तो बी मेंशन कर दिया भाई,
इसके बाद बात आती है इंटरसेक्शन की, तो ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। अब जनाब देखिए, अब एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, एन ऑफ बी की वैल्यू जो है आपकी एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो यहाँ से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन ऑफ बी माइनस ए इसकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है। तो ये आपका 6th पॉइंट भी कंफर्म हो जाता है। एन ऑफ ए माइनस बी एंड एन ऑफ बी माइनस ए दोनों ही आपने देख लिए हैं। तो आई थिंक ये 6 पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर। ए डेल्टा बी लिखा हुआ है, तो ए डेल्टा बी में हमने एलिमेंट्स किस तरीके से कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस डिफ़ाइन किया है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए के बराबर होता है। ये दोनों ही सेट्स हमारे बेसिकली क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स है। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का फंडा, ये ए है, ये बी है, ये वाला पोर्शन तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, और बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, और ये दोनों ही सेट्स हमारे क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। आप देख रहे हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब आपसे कोई पूछता है, ये तो हमने बेसिकली निकाला है ए डेल्टा बी, अब आपसे कोई कहता है व्हाट इज़ एन ऑफ ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया जब दोनों ही हमारे क्या हैं, ये वाला जो है वो आपका ए माइनस बी है और ये वाला जो है वो कितना है, बी माइनस से, दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं। तो आराम से उठा के सेकेंड वाले का एप्लीकेशन करते हुए ऐड कर दीजिए, तो ये एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा और एन ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा। तो इस तरीके से एन ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए होता है। अगर आपको डिराइव करना नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर होने चाहिए, ये कैसे आया हुआ है, तभी ये आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहेगा। नहीं तो ये फिर आज याद किया कल आप भूल जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसके लिए हमने सेकेंड वन भी कुछ लिखा हुआ है, चाहे तो फर्स्ट लगाए या सेकंड लगाएं। अब आप कहेंगे सेकंड कहाँ से आ गया, तो अभी तो आपने 5th 6th को यूज़ किया है, कर लीजिए ना यूज। ये हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भैया इसको अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो एन ए एंड एन वी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक डिफरेंस को कंफर्म कर लेते हैं। तो ये 7th पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम ज़रा थिंक करते हैं 8th पॉइंट के रिगार्डिंग कि हमारा 8th पॉइंट क्या है भाई। 8th 9th 10th ये तीनों ही कॉम्प्लीमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर आपको 8th पॉइंट की कॉन्सेप्ट आती है तो 9th 10th में कोई समस्या आनी ही नहीं होगी आपको। तो देखिए एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करता है ये, कि ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये ए है भाई, ये यूनिवर्सल हमने लिखा हुआ, पूरा जो है वो यूनिवर्सल है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा ए को छोड़ के सब कुछ आपको सेट कर देना है। सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल के आउटसाइड में लाई करते हैं वो ही ए कॉम्प्लीमेंट में है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हमें कम करना है। तो अगर हम एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को कम करना पड़ेगा। तो पहले यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, उसमें से ए के एलिमेंट हम कम कर देंगे। तो इस तरीके से एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जब जाएगा तो ये जो हमारी यूनिवर्सल सेट है ये वहाँ सैम्पल स्पेस हो जाएगा, ए एंड बी हैं ये हमारी इवेंट्स हो जाएंगी, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होता है, बहुत कुछ यहाँ से कोरिलेट करेगा। अब प्रॉब्लम आती है 9th के रिगार्डिंग में और 10th के रिगार्डिंग में हम सोचते हैं। तो 8th पॉइंट तो आपका क्लियर है। अब 9th 10th में कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा डिमॉर्गन रूल, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट बताई थी, थ्योरम्स बताई थी, वो आपको आनी चाहिए। तो ये आप लिख देंगे A यूनियन B का होल नॉट। और अभी अभी तो आपने किया, किसी भी सेट पर अगर होल नॉट लगा होता है तो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल माइनस। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, n ऑफ यूनिवर्सल माइनस n ऑफ A यूनियन B, यही तो वही लिखा हुआ है हमने। ठीक है, ऐसे ही ये डिमॉर्गन का एप्लीकेशन है। ऐसे ही सेकंड जो 10th नंबर है, हमने लिखा n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले भैया डिमॉर्गन लगा लो, A इंटरसेक्शन B। और भाई किसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट के निकालने हैं तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाते हैं, यूनिवर्सल माइनस n ऑफ A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन पर है तो A इंटरसेक्शन B। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब हम देखते हैं 3 सेट्स के रिगार्डिंग में क्या करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, तो फिर अब हम 3 सेट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है A, B एंड C आर 2 फाइनाइट आर 3 फाइनाइट सेट्स। ये हमारे A, B, C जो है वो 3 फाइनाइट सेट्स हैं। एंड यूनिवर्सल जो है वो U सेट्स है। उसके रिगार्डिंग में हमारे पास क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे हमने A यूनियन B सीखा था, इसी तरीके से यहाँ पर हम A यूनियन B यूनियन C देखेंगे। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर टिपिकल चीज़ें लोग पूछ लेते हैं, कभी एग्जैक्ट 1 डालेंगे, कभी एग्जैक्टली 2 डालेंगे, कभी ओनली A लिखेंगे, कभी नन ऑफ द सेट दे देंगे, A एंड B बट नॉट C, मतलब 2 का इंटरसेक्शन बट थर्ड नहीं है, 2 का यूनियन बट थर्ड नहीं है, या एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 3। तो इन ज़रा टिपिकल लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं होता है, केवल ये थोड़ा इनकी वर्डिंग में हेर फेर होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो पहले वाला को हम देखते हैं अच्छे से क्या है। n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू दिस। देखिए, कोशिश करते हैं कि क्या हम इसको वेन डायग्राम से अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सारे ही वेन डायग्राम से मिल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों इतना माथापच्ची करेंगे हम तो जनरली प्रॉब्लम वेन डायग्राम से ही निकालेंगे। अब मान लो कभी कोई टीचर पीछे पड़ जाता है, या किसी आप एग्ज़ाम वगैरह में बैठे हुए हैं और आपको फटाफट फार्मूला आता है तो टाइम बच जाएगा, इतना सारा लिखने में आपका टाइम थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये हमने A लिखा सेट, ये हमने B दिया हुआ है, ये हमने C दिया हुआ है, और सपोज ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है। हमने यहाँ A लिख दिया, स्मॉल a, ओनली A वाले पोर्शन में। ये ओनली A एंड B है तो इसे B दे दिया, सपोज नेमिंग करनी है कुछ भी कर दीजिए। यहाँ C दे दिया, यहाँ आपने मान लो D लिख दिया, यहाँ E लिखा, यहाँ F लिखा और यहाँ G लिख दिया। हमने मान लिया कि इस पोर्शन में A एलिमेंट है, इसमें B एलिमेंट है, इसमें C एलिमेंट है, इसमें D है, इसमें E है, इसमें F है, इसमें G है। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। थोड़ा इसको कैपिटल C बना लीजिए, नहीं तो कभी कोई कन्फ्यूज़न आपको आने लगे। स्मॉल c हमने क्या लिए हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ले रखे हैं, तो थोड़ा कैपिटल C कर दिया, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। चलिए देखते हैं हम यहाँ जो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C की अगर आपसे बात कही जाए तो ये बहुत आराम से आप यहाँ क्या लिखेंगे, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इस प्रॉब्लम में आप कितना लिख के देंगे, आप यहाँ लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। A B C D E F G, मतलब आपने 7 की 7 एंट्रीज लिख दी हैं। अब इनको हम थोड़ा अपने हिसाब से रीअरेंज करना चाहते हैं। मैथ्स है भाई, फादर की एज भी x मान लेते हैं, सन की एज भी x मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि फादर एंड सन दोनों ही बराबर हो जाएं। बट थोड़ी देर मान लेने में क्या बुरी बात है, तो प्लस माइनस हम बैलेंसिंग कर लेंगे अपने प्रॉब्लम को। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा A प्लस B प्लस C प्लस D। पहले पूरे का पूरा A बनाया, प्लस
दोबारा हम पूरे का पूरा b बना रहे हैं, b प्लस ई प्लस सी प्लस एफ, b बना लिया। तीसरी बार हम पूरे का पूरा c सेट बना रहे हैं, तो हम इसमें लिख लेते हैं d प्लस सी प्लस एफ प्लस जी। अब देखिए एक्स्ट्रा हमने क्या क्या लिख लिया है वो हमें हटाना है। जो हमारे पास है बेसिकली अपने पास तो 7 ही है भाई, तो 7 तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। अपने पास a है, b है, c है, d है, ये है। इसके बाद हमारे पास क्या e f और है, ये रहा e एंड f, और एक हमारे पास g है। तो भाई हमारे पास ये हमने B जो है ये ज़्यादा लिख लिया है, ये C ज़्यादा लिख लिया है, D एक्स्ट्रा लिखा है, C एक्स्ट्रा लिखा है एंड F एक्स्ट्रा लिखा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अपने पास तो केवल 7 थे, बट हमने एक्स्ट्रा कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 एक्स्ट्राज आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ज़रा इनको देखते हैं भाई कैसे अरेंज किया जाए। माइनस, सबसे पहले हमने माइनस करने की कोशिश की है b एंड c की, तो हमने यहाँ लिखा b प्लस सी, मतलब ये वाला जो एक्स्ट्रा था इसको हटा दिया हमने और इसको हटा दिया। चलो 2 की तो छुट्टी हो गई भाई। माइनस, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास c एंड f भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं। c एंड f कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं c एंड f। तो ज़रा c एंड f को भी निपटा देते हैं भाई। हमने यहाँ c प्लस एफ लिख दिया। बेसिकली हमने ये मान के चले पूरा ये इस तरीके से इंटरसेक्शन भी बाद में लेना है। अब c एंड f भी हमने निपटा दिया, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। माइनस, अकेला रह गया d भाई, d अकेला फंस गया है। d अकेला फंसा है तो हम थोड़ा अपनी तरफ से इसको भी बेचारे को क्यों अकेला रखें, पेयर इसको भी कर दिया। अब अगर हम इसको पेयरिंग में कर देते हैं तो फिर बैलेंसिंग भी ख़राब नहीं करेंगे, तो माइनस c भी कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये d भी एक्स्ट्रा कर दिया। मतलब हमारा ये है जो a b c d e f g था उसको हमने रीअरेंज करके इस कैटेगरी से लिखा। बेटा हमने पहले तो क्या किया, a के सारे एलिमेंट लिख दिए, फिर b के एलिमेंट लिख दिए, फिर c के एलिमेंट लिख दिए। इसके बाद हमारा इंटेंशन ये रहा कि हम इंटरसेक्शन लेके चले दोनों का, तो हमने ये b प्लस सी जो है इतना सब्ट्रैक्ट किया, b प्लस सी। इसके बाद हमने क्या किया, ये c प्लस एफ वाले को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, अलग कर दिया ना जो एक्स्ट्रा में था। इसके बाद हमने इसको अलग करने की कोशिश की है, उसके बाद एक c बन गया था तो वो हमने अलग से c लिख दिया था। अब ज़रा इसको आप लिखने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ये n ऑफ a हो जाएगा, ये n ऑफ b हो जाएगा, ये n ऑफ c हो जाएगा। माइनस b प्लस c का मतलब है n ऑफ a इंटरसेक्शन b, माइनस अब है आपका c प्लस एफ, इसका मतलब है n ऑफ b इंटरसेक्शन c, b और c का इंटरसेक्शन है, माइनस ये जो है d एंड c a इंटरसेक्शन c है, एंड जो अकेला c फंसता है, सॉरी यहाँ माइनस था तो ये प्लस करना था, प्लस ये हो जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इस तरीके से हम n ऑफ a यूनियन b यूनियन c के लिए भी कुछ करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये हमने देख लिया n ऑफ a यूनियन b यूनियन c कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट 1 की बात करते हैं, एग्जैक्ट 2 की बात करते हैं, फिर ओनली a की बात करते हैं। तो आप डिराइव करना चाहें तो सभी के सभी इसी वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर एग्जैक्ट 1 ऑफ द सेट। अब एग्जैक्ट 1 ऑफ द सेट्स के लिए कितने एलिमेंट्स आपको लेने हैं, तो ये ए बी सी डी जो हमने यूज किए हैं उन्हीं की हेल्प से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं वेरीफाई। एग्जैक्ट 1 का मतलब जो है मेरा यहाँ पर ये रहेगा, एग्जैक्ट 1 के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक तो ये ले लेंगे, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट है। इसके बाद हमें ये लेना पड़ेगा भाई, ये एग्जैक्ट बी की बात हो गई। इसके बाद हमें ये लेना पड़ेगा,
मतलब कुल मिला के तो हमारा यहाँ पर a प्लस ई प्लस जी है, लेकिन a प्लस ई प्लस जी को आप रीअरेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन ए बी सी, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट, बी में कितने, सी में कितने, उनके इंटरसेक्शन में कितने, तीनों के इंटरसेक्शन में कितने, ऐसे देगा। ये ऐसे तो देगा नहीं, एग्जैक्ट टू ए और बी में ये हैं और एग्जैक्ट बी एंड सी में ये हैं, तो हमें लाना तो सभी ए बी सी के टर्म में ही है। तो यहाँ जो हमने a प्लस ई प्लस जी को कैलकुलेट करके लाना है, ये हमारी इस साइड के बराबर ही, ये वैल्यू आप डालते रहिए अपनी ए बी सी डी ई एफ जी की, इसमें से देख करके ये रीअरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट 1 पर जा सकते हैं। अब ये बात करता है एग्जैक्ट 2 की भाई। अब एग्जैक्ट 2 की बात करेगा तो क्या बनेगा वेन डायग्राम? एग्जैक्ट 2 की बात करेगा तो जिसमें केवल और केवल 2 सेट्स ही आ रहे हो, तीसरे सेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ये A है, ये B है, ये C है। एग्जैक्ट 2 एक तो ये होगा, इसके अंदर क्या है A एंड B है, एक ये होगा, इसके अंदर क्या है बेटा B एंड C है, तो ये हो जाएगा, और एक आपका ये होगा, इसके अंदर क्या है A एंड C है, तो ये एग्जैक्ट 2 की बात रहेगी। ये तो वैसे भी बहुत इजी दिख रहा है आपको। एग्जैक्ट 2 के लिए क्या करना है, पहले ये पूरा इंटरसेक्शन, उसमें से ये कम कर दो भाई, फिर ये पूरा इंटरसेक्शन, उसमें से फिर ये कम कर दो, उसके बाद ये पूरा इंटरसेक्शन, फिर उसमें से ये कम कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से निकाल के रख दिया होगा एग्जैक्ट 2। देखो पहले तीनों के इंटरसेक्शन लिखे हुए, उसके बाद 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन कम कर दिया है, तो ये आ जाता है हमारा एग्जैक्ट 2 सेट्स के रिगार्डिंग। अब ये नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं ओनली ये ओनली बी भी कह सकते थे, ओनली सी भी कह सकते हैं भाई, ये तो इनकी मर्जी है, ये क्या हमसे पूछना चाहते हैं। अब ओनली ए हो जाए या मान लो ओनली बी दे देंगे या ओनली सी दे देंगे, तो हम तो कोई एक ही डिफ़ाइन करेंगे, बाकी तो आप अपने आप करते रहेंगे। ए बी सी डी ये आपने लिखा हुआ था यहाँ पर ई, उसके बाद लास्ट में लिखा था जी, ई है और ये एफ है। ओनली ए का मतलब तो ये है, ओनली ए का मतलब ये है। अब जैसे आपको वेरीफाई करना ही है तो आप कर लीजिए ना। ओनली ए मैंने क्या लिखा है, एन ऑफ ए लिखा हुआ है। एन ऑफ ए का मतलब हमारे हिसाब से क्या है, जैसे हम ओनली ए को देखते हैं, एन ऑफ ए ओनली ए, ओनली ए के लिए हमने क्या लिखा है, ओनली ए के लिए आपने लिखा हुआ एन ऑफ ए माइनस 2 का इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए कितना है, पहले पूरा ही लिख लो आप, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए माइनस ए से जुड़े हुए 2 इंटरसेक्शन है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बेटा यहाँ तक तो लिख गया है, प्लस तीनों का लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो भैया ये है अपना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, बी प्लस सी है ना, तो ये आपने दे दिया b प्लस सी। ए इंटरसेक्शन c कितना है, c प्लस डी है ना, तो ये दे दिया आपने c प्लस डी, और बाद में तीनों का क्या है, ये c है। अब ज़रा रीअरेंज करके देखो क्या ये ओनली ए वाली बात बैठती है कि नहीं बैठती है। देखो b से तो b कट जाएगा, इस c से ये c कट जाएगा, और इस d से ये d कट जाएगा, बाकी इस c से ये c कट जाएगा, ये कितना रह जाएगा a। तो यही तो है ओनली a। तो इस तरीके से हमने जो पहले फिगर में सारे एलिमेंट रीअरेंज किए हैं, सभी उसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये ओनली ए के लिए हो गया। अब ये कहता है नन ऑफ द गिवन सेट। नन ऑफ द गिवन सेट का मतलब क्या है भाई, जो हमारा यूनियन है किसी न किसी में है वो हटा दो, उसके बाद जो भी बच जाए वो क्या कहलाएगा, नन ऑफ द गिवन सेट। तो नन ऑफ द गिवन सेट ये हमने बना लिया अपना यूनियन। अब ये हमारा यूनियन है, अब यूनियन में से हम ये पूरा हटा दें, क्योंकि इसमें तो कोई एक में इन्वॉल्व है, कोई 2 में इन्वॉल्व है, कोई तीनों में इन्वॉल्व है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये हम कंप्लीटली हटा देते हैं। ये रहा। तो नन की बात करेगा तो हमें ये चीज़ निकाल के देनी है। नन ऑफ द सेट्स के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है। तो नन ऑफ द सेट है, ये नन है, तो इसमें क्या करेंगे आप, यूनिवर्सल में से यूनियन को ही कम कर देंगे। तो वही मैंने लिखा है, नन ऑफ द गिवन सेट्स को यूनिवर्सल में से यूनियन कम कर दिया। अब ये कहता है ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी तो हैं लेकिन सी नहीं है। देख लेते हैं, ए एंड बी बट नॉट सी।
कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम जब अटेम्प्ट करें तो वेन डायग्राम लगाएं। हो सकता फार्मूले में कंफ्यूज हो जाएं, बट सीखना तो अल्टरनेट चाहिए ही चाहिए ना। अगर हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल होता है तो अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी आगे होता है, मोराल बहुत हाई होता है, मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ये ABC है, हमसे कहता है ये हमें क्या करना है, A एंड B बट नॉट C। A एंड B तो हैं, A भी है B भी है, बट C नहीं है। मतलब केवल ये इतनी सी बात करता है, A एंड B बट नॉट C। A एंड B तो हैं लेकिन C नहीं है, केवल इतनी सी बात करता है। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये पूरे का पूरा इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, दिया तो इंटरसेक्शन ही होगा दो का, और उसमें से ये कम कर दो। तो वही हमने यहाँ लिखा होगा। अगर ये हमसे कहता है A एंड B बट नॉट C, तो हमने A इंटरसेक्शन B लिया, उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन कम कर दिया। अब ये आता है A एंड B, A और B बट नॉट C। अब थोड़ा ये इसने घुमा दिया, फिर टिपिकल लैंग्वेज लिख दी है, A और B बट नॉट C। अब इसका पहले वेन डायग्राम में देखो, ये कहना क्या चाहता है, A हो या B हो लेकिन C नहीं होना है। तो ये वाला पोर्शन है अपना, C को बिल्कुल अलग कर दीजिए। मतलब ये अनलाइक है, ये हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकता है, बाकी A और B है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप ये देख लीजिए भैया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इसमें से ये और ये आपको कम करने पड़ेंगे। तो जो हमने स्टार्टिंग में ABCDEFG लिखे थे उनके हिसाब से आप बड़े आराम से इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। अब बात आती है ये जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, एटलीस्ट वन सेट। एटलीस्ट वन सेट का मतलब है कम से कम एक सेट में इन्वॉल्व है। एटलीस्ट वन का मतलब होता है 1 और 2 और 3। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन सेट का मतलब 1, 2 और 3 का मतलब ये पूरे का पूरा यूनियन ही हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इसी तरीके से एटमोस्ट वन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक। ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब है एक सेट या उससे कम, एक सेट उससे कम तो नन होता है। तो वही लिखा हमने एग्जैक्ट वन प्लस नन ऑफ द सेट, ये हो जाएगा एटमोस्ट। एटलीस्ट 2 सेट, 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब ये वाला पोर्शन लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ये हो जाएगा हमारा एटलीस्ट 2। इसके बाद एटमोस्ट 2 का मतलब 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, एग्जैक्ट 2 चलेगा, एग्जैक्ट 1 चलेगा, फिर नन ऑफ चलेगा। तो वही लिखा है एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 1 एंड नन ऑफ द सेट। तो इस तरीके से हमने 3 सेट के रिगार्डिंग भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर, उनको हमने देखा है। तो आज का जो ये वीडियो है वो टोटली आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जब हमारी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होती है तो फिर प्रॉब्लम आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लीजिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं तो फिर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, ना हमारे लिए कोई हॉट्स का क्वेश्चन होता है ना कुछ होता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट थी बेटा, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम आपको 2 सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 3 सेट्स पर बेस्ड प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब ये जो आज की वीडियो है इसकी हेल्प से 2 वीडियो और आपके सामने होंगी। पहले जो हमने 10 पॉइंट्स लिखे थे 2 सेट्स के रिगार्डिंग में, उन पर बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फिर 3 सेट पर बेस्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जाए। ओके बेटा, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।